हेलो साथियों, मैं प्रियंका एग्ज़ाम T20 चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे कि ग्राम पंचायत अधिकारी का एग्ज़ाम होने वाला है, ग्राम विकास अधिकारी जिसका री एग्ज़ाम होना है, उसके साथ साथ जूनियर असिस्टेंट है, RO एग्ज़ाम्स हैं, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं, यूपी पुलिस हो गया, UPSI है, ऐसे बहुत से एग्ज़ाम हैं जो अभी आने वाले समय में होने वाले हैं। इन सभी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी के लिए हिंदी का कंप्लीट कोर्स लेकर के आई हूँ, जिसमें आप हिंदी जिससे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न हर प्रश्न पत्र में पूछे ही जाते हैं, उसकी क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर आप हिंदी व्याकरण है या हिंदी साहित्य पूरा कंप्लीट कोर्स देखने को मिलेगा। रेगुलर क्लास कीजिए और यह सभी एग्ज़ाम के लिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज जैसे हम लोग शुरू कर रहे हैं, आप देख रहे हैं चैनल पर, आप विज़िट कीजिए। ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ चल रही हैं, आप उनसे प्रैक्टिस कीजिए अपने एग्ज़ाम के लिए। अब ये जो क्लासेस आएंगी रेगुलर हिंदी की, ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। सारे प्रश्न सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हिंदी का जो चैप्टर है वो कंप्लीट करेंगे। पहला जैसे चैप्टर हमने कंप्लीट किया, तो उसके बाद में जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जिन भी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, उनको हल करने की कोशिश करेंगे। इस सब्जेक्ट के लिए मैंने जो बुक ली हुई है वो अरिहंत पब्लिकेशन की है, जिसमें आप देखेंगे ये काफ़ी संशोधित बुक है और आप इसमें पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। सिर्फ इस बुक से आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड वो सारे कंटेंट मिल जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। यह पुस्तक आप देख सकते हैं, स्टेट PCS हो गया, UGC नेट है, PGT, TGT, टेट है, CTET है, BEd या UPSSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, SSC है, बैंक, रेलवे, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, सभी के लिए ही महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम पहला अध्याय लेने वाले हैं पढ़ने के लिए, इस बुक का जो पहला चैप्टर है वो है हिंदी भाषा का इतिहास एवं मुख्य तथ्य। यदि UPSSC का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इससे 2 प्रश्न तो कन्फर्म है, बनते ही बनते हैं। अब वो कैसे बनते हैं वो मैं भी आपको पढ़ाते वक्त बताऊंगी। तो पहला चैप्टर है हिंदी भाषा का विकास एवं मुख्य तथ्य, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। चलिए सबसे पहले इसमें देखते हैं। आप समझिए सबसे पहले भाषा क्या होती है। भाषा क्या है? जो हम लोग आपस में अपने विचार या भाव को प्रकट करते हैं जिस भी माध्यम से, वो क्या है? भाषा है। लिखित हो सकती है, मौखिक हो सकती है। यदि आप सोचिए अगर ये भाषा नहीं होती तो कैसा कम्युनिकेशन होता, हम आपस में कैसे भाव प्रकट कर रहे होते, और इसका विकास कैसे हुआ होगा। तो थोड़ा पीछे जाते हैं, इतिहास को समझते हैं। जैसे आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी हुई है, उससे पहले के समय में मानव ने क्या है, जैसे आग की खोज की, पहिए की खोज की, लेकिन आप देखेंगे बहुत ज़्यादा आपस में वो बातचीत नहीं कर पाते थे, जैसा कि हमें साक्ष्य मिले हैं, या उनके कोई लिखित साक्ष्य, ऐसे ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिले हैं। सिर्फ पुरातत्व के आधार पर ही हम जान पाते हैं। धीरे धीरे क्या हुआ, जब हमने उनको सर्वेक्षण किया, पुरातत्वविद ने सर्वेक्षण किया, तो देखा वो लोग कैसे भाषा का आदान प्रदान करते थे। कोई चित्र बना देते थे और आपस में एक दूसरे से समझ लेते थे, जैसे कि कुत्ता है बिल्ली का पीछा कर रहा है, ऐसे चित्र देखने को मिले हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानते हैं। उसमें भी हमको जो साक्ष्य मिले, वहाँ पर लिखित अंकित कुछ चित्र मिले हैं। अब उस लिपि को तो हम लोग नहीं पढ़ पाए, पर वहाँ पर भी हमें पता चलता है कि ये लोग आपस में किसी न किसी तरह आदान प्रदान करते थे अपने भावों का। अब उसमें भी क्या था, वो भाव चित्रात्मक लिपि थी, भाव चित्रात्मक। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है और हम आते हैं वैदिक काल में, और वहाँ पर क्या होता है, आप देखेंगे वेदों की रचना स्टार्ट होती है। एक बहुत महत्वपूर्ण जो भाषा है उसका विकास होता है संस्कृत। संस्कृत में लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जैसे आप किसी बच्चे को देखिए, वो क्या करता है, पहले अपने भाव प्रकट करता है ना। वो बोल नहीं पाता है, उसको अगर कोई चीज़ चाहिए होगी तो इशारा करके दिखाता है कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, और माँ समझ जाती है या उसके आसपास जो लोग रह रहे हैं वो धीरे धीरे समझ जाते हैं कि बच्चा क्या कह रहा है। धीरे धीरे वो थोड़ा बहुत बोलना शुरू करता है, लोगों से समझता है, पानी को कुछ भी बोलता है, इशारा करता है। धीरे धीरे उस फेज़ में आते हैं और उसके बाद वो क्या करता है, आराम से बोलने भी लगता है। कुछ इसी तरह भाषा का भी विकास शुरू हुआ। उदाहरण मैंने बच्चे का दिया इसीलिए आपको यहाँ पर दिया गया है। भाषा के द्वारा मनुष्य अपने भावों, विचारों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करता है, प्रकट करता है, तथा दूसरे के भावों, विचारों को समझता भी है। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना माना गया है। सामान्यतः अपभ्रंश की अंतिम अवस्था जो अवहट्ट है,
इसी से क्या हुआ है, हिंदी भाषा का विकास हुआ है। देखिए सबसे पहले संस्कृत थी, फिर संस्कृत में थोड़े परिवर्तन आए, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इसी तरह अवहट, और फिर बोली का, हिंदी बोली का विकास हुआ। आज हम लोग हिंदी बोली का ही विकास पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे संस्कृत से हिंदी भाषा का विकास हुआ। यही हमारा आज का टॉपिक है। हिंदी भारतीय गणराज्य की राजकीय और मध्य भारतीय आर्य भाषा है। हिंदी शब्द जो मौलिक अर्थ, इसका क्या अर्थ है, हिंद का, अर्थात मतलब जो भारतीय लोग हैं। आप सभी को समझ में आ गया होगा भाषा क्या है, आपस में जो हम आदान प्रदान करते हैं अपने भावों और विचारों का, जिस भी माध्यम से करते हैं वह भाषा है। अब जानते हैं हिंदी भाषा का विकास कैसा हुआ और ये भाषा परिवार क्या है। हिंदी भाषा का विकास संस्कृत भाषा से हुआ है, अर्थात हिंदी भाषा की जननी कौन है, संस्कृत है। अब संस्कृत से क्या हुआ, पाली भाषा विकसित हुई, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट और अवहट से हिंदी। आप इस तरह से टेबल बना सकते हैं, कैसे, शॉर्ट नोट्स ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा मेरे साथ पढ़ते हुए, वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। और एक बार एग्ज़ाम टाइम आप बस रिवीजन कर लीजिए, आपको कुछ भी बहुत ज़्यादा समय नहीं देना पड़ेगा। और हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करके सिलेक्शन पा सकते हैं। तो सबसे पहले लिखिए आप संस्कृत, संस्कृत से किसका हुआ है विकास, नीचे बनाइए पाली, पाली से आप लिखिए प्राकृत, फिर प्राकृत से लिखिए अपभ्रंश और अपभ्रंश से अवहट, अवहट से क्या हुआ, हिंदी भाषा का विकास हुआ है। विश्व की लगभग 3000 भाषाओं को मुख्यतः 13 भारतीय भाषाओं में जो भाषा परिवार हैं उनमें विभाजित किया गया है। अब ये कौन कौन से हैं, पहला तो है भारोपी, इसमें क्या है, भारत और यूरोपीय भाषाओं का मिश्रण आपको देखने को मिलेगा, ये परिवार मिलेगा। दूसरा है द्रविड़, तीसरा है चीनी, चौथा है सेमेटिक, फिर है हेमेटिक, आग्नेय, यूराल, अल्टाइक, बांदू, रेड, इंडियन, काकेसस, सुडानी, जापानी, कोरियाई और बुशमैन। ये क्या है, विश्व के प्रमुख भाषा परिवार हैं, भारोपीय, द्रविड़, चीनी, सेमेटिक, हेमेटिक, आग्नेय, यूराल, अल्टाइक, बांदू, रेड, इंडियन, काकेशस, सुडानी, जापानी, कोरियाई तथा बुशमैन। ये आपको पता होना चाहिए कि विश्व में लगभग 3000 भाषा मुख्य हैं और उसमें कितने परिवार हैं, 13 भाषा परिवार हैं। इसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो पूछा जाता है प्रश्न, भारत में कितने भाषा परिवार मिलते हैं, इसको याद रखेंगे। भारत में 4 भाषा परिवार मिलते हैं, कौन कौन सा, पहला है भारोपी, भारत और यूरोपीय भाषा का जो परिवार है, दूसरा है द्रविड़, तीसरा है ऑस्ट्रिक और चौथा है चीनी तिब्बती। चारों रट लीजिए, अभी साथ में ही याद कर लीजिए, पहला है भारोपीय, दूसरा है द्रविड़, तीसरा है ऑस्ट्रिक और चौथा है चीनी तिब्बती। अब भारोपीय परिवार के बारे में सबसे पहले जानते हैं। आप पहले लिख लीजिए 4 भाषा परिवार और शॉर्ट में अब उनके नीचे छोटा छोटा पॉइंट बना बनाकर लिखते रहिएगा। भारोपीय परिवार की भाषाएं भारत, यूरोप तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में फैली हुई है। यह सबसे बड़ा भाषा परिवार, अगर आपसे पूछा जाए जो भारत में मुख्य भाषा परिवार है उसमें सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है, तो वह कौन सा हो जाएगा, भारोपीय परिवार। क्योंकि भारत में भारोपीय परिवार की भाषा बोलने वालों का प्रतिशत सबसे अधिक है, लगभग 73% भाषा यही प्रयोग की जाती है। और सबसे छोटा अगर भाषा परिवार देखा जाए वो चीनी तिब्बती, इसका प्रतिशत कितना है, 0.7%, 0.7% क्या है, चीनी तिब्बती भाषा का परिवार है। हिंदी भारोपी परिवार की भारतीय ईरानी, इंडो ईरानियन शाखा की उपशाखा है भारतीय आर्य। किसकी है भारतीय आर्य, भारतीय ईरानी भाषा की उपभाषा है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक, विश्लिष्ट, जिसको श्लिष्ट बोलते हैं, यह भाषा है। किस प्रकार की है, हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट या श्लिष्ट भाषा है। यहाँ पर एक नोट दिया गया, वो भी देख लीजिए। 2011 की जनगणना में भारतीय भाषाओं के आंकड़ों के अनुसार 43.63% लोगों की मातृभाषा क्या है, हिंदी है। अब ये जो उपभाषा है भारतीय आर्य भाषा, इसको भी 3 भाग में विभाजित किया गया और इससे बहुत ज़्यादा ही प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भाषाओं में विभाजित किया गया है। पहली कौन सी है, जो कि प्राचीन आर्य भाषाएं हैं। इसका समय काल क्या रहता है, 1500 से 500 ईसा पूर्व तक। कौन सी रहती है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। अब इस समय में कौन कौन सी भाषा होगी, वैदिक संस्कृत रहेगी, लौकिक संस्कृत रहेगी,
उसके बाद आती है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। इसका समय अब 5000 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक रहेगा। यहाँ पर कौन कौन सी भाषाएं रहेंगी, उसमें देखिए पाली है, प्राकृत है और अपभ्रंश है। तीसरी है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, जो कि 1000 ईस्वी से लेकर के अब तक जो बोली जा रही है, इसमें जैसे हिंदी की बोलियाँ मराठी हो गया, बांग्ला हो गई, उड़िया हो गई, ये सारी किस्में आएंगी इसमें। ये टेबल आप जरूर बना लीजिए, टेबल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। पहली तो है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, फिर मध्यकालीन, फिर है आधुनिक। समय आप याद करिए मेरे साथ ही 1500 से 500 ईसा पूर्व प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। इसका उदाहरण क्या क्या है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। दूसरी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। इसमें कौन कौन सी भाषा है, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश है। तीसरी आती है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, इसमें 1000 ईस्वी से अब तक है और हिंदी की बोलियां जैसे मराठी, बांग्ला, उड़िया ये सब इसमें आ जाएंगी। अब एक एक करके इन तीनों के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। एक एक करके हर एक भाषा को समझेंगे। तो सबसे पहले जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं 3 भागों में विभाजित, उसमें जो पहला भाग है वो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का है और हम अब उसी को पढ़ने जा रहे हैं। जब प्राचीन भारतीय आर्य भाषा हमने पढ़ी तो उसका समय क्या पढ़ा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक हमने इसको माना है। इस अवधि में संस्कृत बोलचाल की भाषा थी और यहाँ पर संस्कृत भाषा के 2 रूप देखने को मिलते। कौन सा, पहला एक वैदिक संस्कृत है, दूसरा लौकिक संस्कृत है। अब ये वैदिक संस्कृत का समय क्या रहता है, ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक रहता है। कौन सा, वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत आप देखेंगे, आपने अगर इतिहास पढ़ा है वहाँ पर क्या किया गया है, वैदिक उत्तर वैदिक काल जैसे विभाजित है। तो जो वैदिक काल का समय था जब ऋग्वेद की रचना हुई है, उस समय क्या था, संस्कृत ही बोलचाल की भाषा थी। अब यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से वेद आएंगे। वैदिक संस्कृत को 4 भागों में विभाजित किया गया है, आपने देखा भी है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हो गए। ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं, उपनिषद हैं और इनके साथ साथ क्या है, ये जितने भी हैं इनकी रचना ये सब वैदिक संस्कृत में हुई है, संस्कृत भाषा में हुई हैं। तो 1500 से लगभग 1000 ईसा पूर्व तक की अगर हम बात करते हैं तो वैदिक संस्कृत ही बोलचाल की भाषा थी। और इन 4 भागों में, अब वैदिक संस्कृत को 4 भाग में विभाजित कर लेंगे, उनमें संहिताएं आ जाएंगी, ब्राह्मण आएंगे, आरण्यक आएंगे और उपनिषद आएंगे। संहिताएं में 4 वेद दिए गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। दूसरे हैं ब्राह्मण, ठीक है। तीसरा भाग आता है आरण्यक का और चौथा भाग है उपनिषद का। इसके लिए यास्क व पाणिनि द्वारा छांदस नामक नाम प्रयुक्त किया गया था। यास्क और पाणिनि ने इसका क्या नाम प्रयोग किया है, छांदस बोला है। अब दूसरी भाषा जो समझनी है, इसमें दूसरी जो है भाग, पहला तो वैदिक वाला हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है, आप इसको याद कीजिए साथ में ही। और दूसरा है लौकिक संस्कृत। 1000 ईसा पूर्व से लगभग 500 ईसा पूर्व तक की जो भाषा है वो क्या है, लौकिक संस्कृत है। पाणिनि ने संस्कृत भाषा का नाम दिया और क्या बोला, पाणिनि की देखिए अष्टाध्यायी है, वाल्मीकि की रामायण है, वेद व्यास जी की महाभारत है, पुराण है, इन सब की जो रचना हुई है वो लौकिक संस्कृत में हुई है। समझिए सबसे पहले जो वेद हैं, ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, इनकी भाषा वैदिक संस्कृत है जिसको यास्क और पाणिनि जी ने छांदस कहा। लेकिन जो लौकिक संस्कृत है वो 1000 से 500 ईसा पूर्व तक की रहती है, जिसको संस्कृत भाषा बोला गया। और वाल्मीकि की इस समय रामायण है, वेद व्यास जी ने इसमें महाभारत की रचना की, इसी समय में पुराण की रचना की, और इनकी जो भाषा है वो क्या है, लौकिक संस्कृत है। दोनों चीज़ें समझ में आ गई। ये हम पढ़ रहे थे जो प्राचीन आर्य भाषा थी। अब किसको पढ़ना है, मध्यकालीन आर्य भाषा। समय देखिए यहाँ 500 ईसा पूर्व तक हम लोग देख चुके हैं। अब पढ़ना है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। मध्यकालीन का समय हमने टेबल में पढ़ा था, क्या है, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक का जो समय है वो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं को निम्नलिखित 3 भाषाएं इनमें विकसित हुई हैं। अभी हम लोगों ने टेबल में भी देखा था, पाली हो गई, प्राकृत हो गई और अपभ्रंश हो गई। इन तीनों को पढ़ना है, एक एक करके हर एक भाषा को हम अच्छे से समझ लेंगे। पहली आती है इसमें पाली। पाली भाषा का समय 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक है। आप याद कीजिए यहाँ पर जो महावीर स्वामी जी, बुद्ध जी जो रहे हैं, ये क्या है, इस समय पे उपदेश देते रहे। मतलब पहले तो प्राचीन भाग आप पढ़ रहे होंगे, एंशिएंट हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी है
तो वहाँ पर सबसे पहले वैदिक काल पढ़ते हैं, वैदिक में ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, और उसके बाद हम देखते हैं बुद्ध जी के उपदेश आते हैं। यहाँ पर एक नए धर्म का प्रचार शुरू होता है, महावीर स्वामी जी के द्वारा जैन धर्म का प्रचार शुरू होता है। अब इस समय में जो भाषा, संस्कृत भाषा थोड़ी क्लिष्ट होती थी, लोगों में विचार जो आदान प्रदान होते थे वो पहले तो संस्कृत में ही होते थे। धीरे धीरे इसमें जो, जैसे हम लोग भी बात करते हैं तो अलग अलग हिंदी है, हिंदी की भी बहुत सारी बोलियां हैं, अलग अलग स्थान पे अलग अलग तरीके से बोली जाती हैं, तो बोलियां तो भिन्न हैं। इसी प्रकार जहाँ पर लोग आपस में बातचीत करते थे उनमें कुछ तो बदलाव होगा, इसीलिए वहाँ पर विकसित हुई पाली भाषा। पाली भाषा में ही सबसे ज़्यादा उपदेश उस समय देखने को मिलते हैं। अब जब बुद्ध जी के और जैन जी का टाइम आता है, महावीर स्वामी जी का, उस समय अगर आप भाषा देखेंगे तो क्या रहती है, पाली रहती है। समय याद करिए क्या हो सकता है, पाली भाषा का समय 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक है। यदि आपने इतिहास को पढ़ा है तो आप थोड़ा थोड़ा यहाँ भी रिलेट कर पाएंगे। पाली को प्रथम प्राकृत भाषा भी कहा जाता है। यह भारत की प्रथम देश भाषा थी। पाली भाषा में बौद्ध साहित्य की रचना हुई है। भगवान बुद्ध के सभी उपदेश इसी भाषा में है। इसे मागधी भाषा भी कहते हैं। मागधी भाषा हो गई, ठीक है, प्रथम प्राकृत भाषा हो गई, किसको बोलते हैं, पाली में। पाली क्यों इतना ज़्यादा मतलब प्रचलित हुई लोगों में, वो इसलिए क्योंकि ये सामान्य बोलचाल की भाषा थी, और यदि इसमें अगर उपदेश और ज्ञान दिए जाएंगे तो समझते थे कि सभी लोगों तक, जन सामान्य तक ये पूरी बातें पहुँचेंगी, या ये ज्ञान की बातें वहाँ तक पहुँचेंगी। तो ये भाषा का माध्यम बना कौन सी, पाली। पाली के साथ साथ आप आगे देखेंगे समय में इसी के साथ साथ प्राकृत भाषा भी देखने को मिलती है। प्राकृत पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक का समय जो है वो प्राकृत भाषा का रहा। पाली, पाली के बाद प्राकृत आती है। इस अवधि में अब आप देखेंगे सौरसेनी, पैसाची, ब्राह्मण, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी नामक क्षेत्रीय बोलियां विकसित हुई। मैंने बताया ना कि भाषा सेम हो सकती है लेकिन बोलियां वहाँ पर आप अलग अलग देखेंगे और भिन्न भिन्न स्थान पर भिन्न भिन्न बोलियां देखने को मिलेंगी। तो प्राकृत क्या हुई, इसका जो समय है याद रखिए 500 ईस्वी तक रहा है पहली ईस्वी से। और दूसरी बात इसमें क्या याद रखनी है, इसमें जो क्षेत्रीय बोलियां थी, प्राकृत की क्षेत्रीय बोली आपसे अगर पूछी जाती तो वो कौन सी होगी, सौरसेनी, पैसाची, ब्राह्मण, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी। याद रहेगा। प्राकृत को द्वितीय प्राकृत कहा जाता है। प्राकृत प्राचीन रूप से सर्वाधिक प्रचलित भाषा है। भगवान महावीर के सभी उपदेश प्राकृत भाषा में हैं। मैंने बोला ना, जो जन सामान्य तक जिस भाषा में पहुंच सके। आप देख रहे हैं भिन्न भिन्न स्थान पर अलग अलग क्षेत्रीय बोलियां हैं, और अगर अब यहाँ पर संस्कृत यूज़ की जाती तो शायद सभी लोग नहीं समझ पाते। भाषा वही प्रयोग की जाएगी जो सबको समझ आए। तो सबसे पहली प्राकृत कौन सी है, वो है पाली, जिसमें सबसे ज़्यादा बुद्ध जी ने उपदेश दिए। फिर दूसरी आती है प्राकृत भाषा, जिसको दूसरी प्राकृत बोलते हैं, और इसमें महावीर स्वामी जी ने बहुत ज़्यादा उपदेश दिए हैं इस भाषा में। और इस अवधि में अगर बात की जाए क्षेत्रीय बोलियाँ तो कौन सी थी, सौरसेनी, पैसाची, ब्राह्मण, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी। ये दोनों आपको क्लियर हुई। अब तीसरी इसमें अपभ्रंश की बात करते हैं। अपभ्रंश क्या है, यहीं से आप देखेंगे बहुत सारी भाषाओं का विकास शुरू होता है। हिंदी भाषा का भी विकास अपभ्रंश से ही हुआ है। आप जानेंगे यहाँ पर अपभ्रंश का मतलब अर्थ क्या है, थोड़ा सा मतलब विचलित होना, किसी चीज़ से विचलित होना। अभी तक संस्कृत चल रही थी, फिर पाली प्राकृत आए, लेकिन उसके बाद अचानक से एक विचलन देखने को मिलेगा, वो मिलेगा अपभ्रंश में। यह भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था है। अपभ्रंश का विकास 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के मध्य हुआ। अपभ्रंश की शुरुआत 8वीं शताब्दी के कवि हैं स्वयंभू, इनके समय से मानी जाती है। इन्हें पौमचर्यु अर्थात राम काव्य की रचना के कारण अपभ्रंश का वाल्मीकि माना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद करिए। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय संक्रांति काल कहलाता है। मतलब अपभ्रंश से हिंदी का जो विकास होगा, ये बीच का समय संक्रांति काल कहलाएगा। कवि धनपाल द्वारा रचित भविष्यत कहा अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य है। यदि आपसे पूछा जाए प्रथम प्रबंध काव्य अपभ्रंश का कौन सा है, तो आप बताएंगे कवि धनपाल द्वारा रचित भविष्यत कहा, ये क्या है, अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य है। अपभ्रंश को रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृताभास और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी तथा विद्यापति ने देसिल बयाना अर्थात देसी भाषा कहा है। अब किसने क्या कहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना। तो सबसे पहले याद रखिए, रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है, प्राकृताभास। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने क्या कहा है, पुरानी हिंदी। और विद्यापति ने देसिल बयाना या फिर देसी भाषा कहा है। अब इस भाषा के प्रमुख रचनाकार का नाम याद रखिए, विद्यापति हैं।
ठीक है, रोड कवि हैं, दामोदर पंडित हैं, अब्दुल रहमान हैं, ये सब क्या हैं, इस भाषा के प्रमुख रचनाकार हैं। तो इनकी रचना कौन कौन सी वो पूछी जाती, वो याद करिए। विद्यापति की है कीर्ति लता, रोड कवि की है राउल वेल, दामोदर पंडित की उक्ति व्यक्ति प्रकरण और अब्दुल रहमान की संदेश रासक। आप एक दो बार पढ़ेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, हमेशा के लिए याद रहेगा, बस रिवाइज करते रहिए। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था अवहट्ट कहलाती है। अवहट्ट नाम से मतलब अपभ्रंश का जो एंड वाला टाइम आता है, अंतिम छोर आता है, वो क्या है, अवहट्ट है। इसका समय 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक माना जाता है। दामोदर पंडित, अब्दुल रहमान, विद्यापति आदि ने अपनी भाषा को अवहट्ट बताया है। यहाँ तक आपको याद हुआ। ये जो पहली टेबल हमने पढ़ी, इसमें क्या पढ़ा था, भारतीय आर्य भाषा जो कि उपभाषा है। इसमें हमने 3 भाग देखे। पहली तो वैदिक आर्य संस्कृत जो भाषा रही है, फिर मध्यकालीन आर्य भाषा आती है, फिर आती है तीसरी आधुनिक काल की। वैदिक में आप देखेंगे संस्कृत भाषा लौकिक रहती है और वैदिक संस्कृत रहती है, जिसमें ऋग्वेद वगैरह ये सब रचना की गई 4 भागों में। उसके बाद पाली प्राकृत भाषा आती है, ठीक है, और अपभ्रंश पढ़ रहे हैं हम लोग। अब इसके बाद देखते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। 2 भाग हमने पढ़ लिए हैं, अब आता है तीसरा भाग। देखिए एक एक करके रिवाइज करिए, बार बार रिलेट करिए एक दूसरे से, तो याद रहेगा आपको। अभी ये पहला चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, पर आप ध्यान से अगर समझ के पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ऐसा कठिन है जो आपको समझना है। और इसके बाद तो हम लोग प्रश्न हल करेंगे, जो भी डाउट होंगे वो भी सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में देखते हैं, इसका विकास किससे हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है। अब अपभ्रंश की विभिन्न जो क्षेत्रीय बोलियाँ थीं उनसे हुआ है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया गया है। मतलब पहले तो भारतीय आर्य भाषा के 3 भाग हैं, अब उसमें भी जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है उसके भी अलग से 3 भाग हैं। कौन से, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। अब इस टॉपिक के आप नोट्स कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो हिंदी भाषा का विकास लिखेंगे, और उस विकास में आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, संस्कृत, संस्कृत से फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषाएं। फिर आप टेबल बनाइए आगे से कि भारतीय आर्य भाषा का विभाजन, वो टेबल बनाइए। टेबल बनाने के बाद आप एक एक भाषा के बारे में लिखिए, और आगे आप एक एक भाषा में लिखने के बाद आप क्या करेंगे, जब आधुनिक भारतीय आर्य भाषा लिखिए उसको इस 3 भाग में विभाजित कीजिए, समय के साथ साथ लिखिएगा। प्राचीन हिंदी 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक रहती है, फिर 1400 से 1850 ईस्वी तक मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी 1850 से अब तक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर लिखिए, ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है तैयार करना। तो प्राचीन हिंदी 1100 से 1400 ईस्वी, मध्यकालीन हिंदी 1400 से 1850 ईस्वी, आधुनिक हिंदी क्या होती है 1850 ईस्वी से अब तक। समय जरूर याद रखिए। अब देखिए अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास, और प्रश्न यहीं से आएगा। अगर आप वीडियो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो कंफर्म लिख के ले लीजिए, प्रश्न यहीं से आएगा, इस अगर चैप्टर से पूछना है। अपभ्रंश के भेद दे देता है और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा पूछ लेता है ये कहाँ की है या किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं शौरसेनी अपभ्रंश, पिछली बार पूछा भी गया था। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, ये क्या है, शौरसेनी अपभ्रंश से निर्मित हुए हैं या विकसित हुए हैं। तो शौरसेनी का क्या है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। अब बात करते हैं अर्धमागधी, इसमें पूर्वी हिंदी आती है। अब पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन सी हिंदी आ गई, अवधी है, बघेली है और छत्तीसगढ़ी है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। मागधी अपभ्रंश की बात करें तो बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया किससे विकसित हुई हैं, मागधी अपभ्रंश से। खस अपभ्रंश पहाड़ी, ब्रांचड़ अपभ्रंश पंजाबी और सिंधी, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी। अभी तैयार कीजिए, और अभी एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करके बता दूं तो शौर श्रेणी में आप 3 याद रखिए। पहली तो पश्चिमी क्षेत्र की हिंदी, राजस्थान और गुजरात पास के क्षेत्र हैं, इनको एक बार याद कर लीजिए, शौर श्रेणी अपभ्रंश। दूसरा है अर्धमागधी, इसमें पूर्वी हिंदी आ जाती, कौन कौन सी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया 4 हैं, बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया। खस पहाड़ी के लिए, ब्रांचड़ अपभ्रंश पंजाबी और सिंधी के लिए, और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश मराठी के लिए। ये हो गई आपकी टेबल कंप्लीट, और आपने अगर इसको तैयार कर लिया है तो आप एक प्रश्न हल करने के लिए तैयार हैं, 1 से 2 प्रश्न। इस टॉपिक से यूपीपी एग्ज़ाम और यूपीएसआई से भी बहुत प्रश्न बनते हैं, वो भी लोग ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ते चलें। वैदिक संस्कृत, अब हिंदी भाषा की जो हिंदी शब्द हैं इनकी व्युत्पत्ति की बात की जा रही है। हिंदी भाषा तो पढ़ रहे हैं, किंतु ये भी तो पता हो हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है।
यही प्रश्न पूछ लिया जाए तो हम लोग यही नहीं बता पाए। तो सबसे पहले जानिए वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि किसी भी प्राचीन भारतीय भाषा में हिंदी शब्द उपलब्ध नहीं है। वस्तुतः हमारी भाषा का नाम हिंदी जो है वो ईरानियों की देन है। कैसे हुआ? वो लोग सा जो ध्वनि होती है उसको हा बोलते थे, वो सा उच्चारित नहीं कर पाते थे, हा बोलते थे। तो जैसे कि सप्ताह हफ्ता बोलते थे, असुर अहुर, आपने सुना भी होगा हफ्ता, सिंधु हिंदू, साक उन्होंने हा कर दिया और बन गया हिंदू। इस प्रकार हिंदी शब्द की उत्पत्ति किसकी देन है? ईरानियों की देन है। भारतवर्ष की पश्चिमी सीमा के पास प्रसिद्ध सिंधु नदी बहती है। ईरान हो गया मिस्र, ये सिंधु, ईरानी सिंधु को हिंदू कहते थे। सबसे पहले समझिए, जब हम लोग प्राचीन काल की जब भाषा पढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोग थोड़ा प्राचीन जो इतिहास है उसको भी रिलेट करेंगे। हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी, फिर उसके बाद आर्य यहाँ पर आते हैं। धीरे धीरे उनके स्थान का भी पता लगाना होता है। जैसे जो ईरानी लोग थे, जो दूर देश से लोग थे, वो जानते थे कि एक सिंधु नदी है, बीच का बॉर्डर है बड़ा सा, वो एक नदी है, उसका नाम फेमस है सिंधु। वो लोग सिंधु तो बोल नहीं पा रहे, वो क्या कहते थे? हिंदू, हिंदू नदी बोलते थे। अब जो लोग वहाँ पर रहते थे वो स्थान क्या हो गया? हिंदुस्तान। तो मतलब जो सिंधु नदी के पास रहते हैं। इसी प्रकार ईरानी सिंधु को क्या कहते थे? हिंदू। और हिंदू से क्या बन गया? हिंद। कालांतर में सिंधु नदी के पार का संपूर्ण भूभाग हिंद कहा जाने लगा और हिंद की भाषा क्या कहलाई? जो हिंद थे वो हिंदी बोल रहे हैं। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हिंद देश के निवासियों के अर्थ में हुई है। मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं के लिए ज़बाने हिंदी शब्द का प्रयोग मिलता है। अब देखेंगे हिंदी शब्द का क्रम कैसे कैसे बदला। पहले तो सिंधु हुई, फिर हिंदू, फिर हिंदी में ई जुड़ गया और हिंदी हो गई। भारत में साहित्यिक भाषाओं जैसे कि संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश से भिन्न जनसामान्य की भाषा के लिए भाषा या भाखा शब्द का प्रयोग होता था। जैसे संस्कृत है कि कूप जल भाखा बहता नीर, मतलब कि ये कबीर द्वारा लिखा गया है। संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर, लिखी भाखा चौपाई कहे, ये जायसी की लिखित है। मतलब ये लोग भाषा को भाखा बोलते थे उस वक्त। भाखा भनित मोर मति थोरी, तुलसीदास जी ने लिखा है। भाखा बोल न जाने जिनके कुल के दास, ये केशव द्वारा लिखा गया। तो भाषा को कौन सा शब्द यूज़ करते थे? भाखा। कहा जाता है कि अमीर खुसरो, इनका समय याद रखिए, जो 1253 से 1325 ईस्वी तक रहा, इन्होंने सबसे पहले भाषा या भाखा के स्थान पर हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। खुसरो के ही समय में हिंदी और हिंदवी शब्द मध्य देश की भाषा के अर्थ में प्रचलित हो गए। अमीर खुसरो ने गयासुद्दीन तुगलक के बेटे को हिंदी या हिंदवी की शिक्षा देने के लिए खालिक बारी नामक फारसी हिंदी कोश की रचना की। इस ग्रंथ में भाषा के अर्थ में हिंदवी शब्द 30 बार और हिंदी शब्द 5 बार आया है। और भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्राचीनतम जो प्रयोग है वो सरफुद्दीन के जो जफ़रनामा है उसमें मिलता है। किसमें? सरफुद्दीन का जफ़रनामा है 1424 ईस्वी का, उसमें मिलता है। ये तो बात हो गई जो हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। अब जानते हैं खड़ी बोली जो हिंदी का विकास है वो कैसे कैसे हुआ। अपभ्रंश से क्या हुआ है? अवहट, अवहट से हिंदी भाषा बनी है। अब ये हिंदी जो भाषा है, सबसे पहले खड़ी बोली भाषा बोली जा रही है हिंदी, इसका विकास कैसे हुआ? तो ये भी अलग अलग युगों में अलग अलग तरह से रही है। जैसे सबसे पहला आता है भारतेंदु के पहले का युग, भारतेंदु पूर्व युग। उसके बाद देखिए भारतेंदु युग आएगा 1850 से 1900। उसके बाद है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के बाद हम लोग पढ़ेंगे छायावाद युग। लास्ट में पढ़ना है प्रगतिवादी युग और प्रयोगवाद युग। उसके बाद नई कविता, और यहाँ पर हम अलग अलग रचनाएं भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं खड़ी बोली जो हिंदी का विकास है वो। उसके लिए आप लोग क्या करिए, एक टेबल बनाइए और उसमें एक एक जितने पार्ट में हुआ, जैसे भारतेंदु पूर्व युग, फिर भारतेंदु युग डालिए, ठीक है, फिर द्विवेदी युग डालिए। इसी तरह डालकर उसका टाइम पीरियड डाल के पूरे नोट्स बना लीजिए। अब अगर खड़ी बोली हिंदी का विकास अगर हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहला युग इसमें आता है भारतेंदु पूर्व युग का, और इसका समय याद रखिए 1800 से 1850 ईस्वी। देखिए याद इसलिए करना है, और जो हिंदी मीडियम के बच्चे उनको तो मुझे नहीं लगता यूपी बोर्ड वाले जो बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको कोई दिक्कत होगी, क्योंकि हाई स्कूल से 12th तक आपने हिंदी इसी तरह से पढ़ी है। तो आपके लिए थोड़ा सा आसान होता है पढ़ना, थोड़ा CBSE बोर्ड वाले बच्चे जो हैं उनके लिए
कठिन है, किंतु यहाँ पर इस तरीके से समझाया गया कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं भारतेंदु पूर्व युग की। समय लिखिए 1800 से 1850 ईस्वी। भारतेंदु युग में हिंदी भाषा की स्वीकृति को लेकर संघर्ष था। शुद्ध खड़ी बोली, जिसको हिंदवी कह रहे हैं, इसके पुराने नमूने जो हैं अमीर खुसरो और बंदा नवाज गेसुदराज इनकी रचनाओं में मिलता है। अमीर खुसरो और बंदा नवाज गेसुदराज की रचना में पुरानी जो हिंदी रहती। हिंदी का वास्तविक जो आरंभ है वो 1000 ईस्वी से माना जाता है। तब से आज तक के समय को 3 काल में विभाजित किया गया है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। याद करिए, पहले तो 1800 से 1850 भारतेंदु पूर्व युग डालिए। इसमें शुद्ध जो खड़ी बोली है उसके पुराने नमूने अमीर खुसरो, बंदा नवाज गेसुदराज की रचना में मिलता है। अब जब वास्तविक आरंभ देखते हैं 1000 ईस्वी से होता है, तो इसको 3 काल में विभाजित करते हैं भारतेंदु पूर्व युग को। कौन कौन सा? आप सीधा डालिए भारतेंदु पूर्व युग और छोटी सी अगर टेबल बनानी, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल का समय 1000 से 1400 ईसा पूर्व, तो कितना 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक, लगभग 400 साल। फिर 1400 से 1800 साल, फिर 400 साल, और 1800 से लेकर के अब तक जो है वो आधुनिक काल की भाषा है। आगे बात करते हैं हिंदी के विकास में सर्वप्रथम फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता का योगदान रहा है। इसके आचार्य जॉन गिलक्राइस्ट ने भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासकों को हिंदी सिखाने के लिए उन्होंने एक व्याकरण और शब्दकोश की रचना की। गिलक्राइस्ट की देखरेख में हिंदी अनेक पुस्तकों के अनुवाद और मौलिक रचनाएं भी प्रकाशित हुईं। इस संदर्भ में इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, इनके नाम याद रखिए, इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र और सदा सुखलाल, इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। अब इंसा अल्लाह खां की जो रचना है बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। रानी केतकी की कहानी ठेठ बोलचाल की भाषा में लिखी गई है। लल्लू लाल की 14 रचनाएं बताई जाती हैं। प्रेम सागर उनकी प्रसिद्ध कृति है, लल्लू लाल की प्रेम सागर। सदल मिश्र की जो नासिकेतोपाख्यान, ये 1803 ईस्वी में लिखी गई, और अध्यात्म रामायण और रामचरित्र की रचना इन्होंने की। सदल मिश्र की नासिकेतोपाख्यान और अध्यात्म रामायण और रामचरित्र। सदा सुखलाल ने अपने सहयोगियों की तुलना में कम लिखा है, और सदा सुखलाल की रचना है सुख सागर, सदा सुखलाल की सुख सागर। इंसा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी, प्रेम सागर लल्लू लाल मिश्र की है, लल्लू लाल की माफ़ कीजिएगा, सदल मिश्र की नासिकेतोपाख्यान, आध्यात्म रामायण और रामचरित्र, सदा सुखलाल की सुख सागर। जब हिंदी का विकास हो रहा था तो इसमें पत्र पत्रिकाएं भी होना शुरू, मतलब पत्र पत्रिकाओं का विवरण और उनका प्रकाशन भी शुरू होने लगा। अब इनके प्रकाशन से क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा और भी ज़्यादा धीरे धीरे विकास बढ़ा, क्योंकि लोगों तक पहुंच रहा था और भाषा का इसी माध्यम में आदान प्रदान होना शुरू हुआ। भारतेंदु पूर्व काल में हिंदी का पहला जो समाचार पत्र है, या हिंदी का पहला जो समाचार पत्र है वो है उदंत मार्तंड, 1826 ईस्वी में कलकत्ता में प्रकाशित हुआ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा, उदंत मार्तंड है, कब प्रकाशित हुआ, 1826 ईस्वी में। 1828 ईस्वी में कलकत्ता से बंगदूत का प्रकाशन आरंभ हुआ, और 1829 में सरकार ने इसे बंद करवा दिया था। बंगदूत कब हुआ, 1828 में। भारतेंदु पूर्व युग के 2 प्रसिद्ध लेखक थे, एक थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जिनको बोला जाता था, और दूसरे हैं राजा लक्ष्मण सिंह। ये 2 लोग बहुत प्रसिद्ध थे। राजा शिव प्रसाद ने हिंदी में उर्दू शैली का प्रयोग किया, तथा राजा लक्ष्मण सिंह ने हिंदी के विशुद्ध संस्कृत निष्ठ रूप का समर्थन किया था। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बनारस अखबार, जो कि 1844 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, इसका आरंभ किया, और इसकी भाषा कैसी थी, हिंदुस्तानी थी। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बनारस अखबार पब्लिश किया था। इसकी उर्दू शैली के विरोध में सुधाकर पत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसी क्रम में कलकत्ता से समाचार सुधा वर्षण कब हुआ है, 1854 में। इस नाम का दैनिक जो प्रकाशन है वो आरंभ हुआ। पंजाब से नवीन चंद्र राय ने ज्ञान प्रकाशनी पत्रिका निकाली। थोड़ी थोड़ी पत्रिकाएं याद रखें, हिंदी में तो इम्पॉर्टेंट हैं, आपके इतिहास के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने विद्यालयों के लिए अनेक पाठ्य पुस्तकों की रचना करके हिंदी विकास और प्रचार में योगदान दिया। और जो राजा लक्ष्मण सिंह हैं, इन्होंने 1861 ईस्वी में आगरा से प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया। इन्होंने संस्कृत गर्भित शुद्ध हिंदी का प्रचार प्रसार किया। तो राजा लक्ष्मण सिंह के कौन से प्रजा हितैषी समाचार पत्र है। और राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक का अनुवाद संस्कृत से खड़ी बोली में भी किया। ईसाई पादरियों ने अपने धर्म और प्रचार के लिए हिंदी को माध्यम बनाया। इससे हिंदी का प्रचार प्रसार में बड़ी सहायता मिली। 1817 ईस्वी में कलकत्ता बुक सोसाइटी और
1833 ईस्वी के लगभग आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई। इससे विभिन्न विषयों की पुस्तकों का प्रकाशन हुआ। यहाँ तक हमने पढ़ा भारतेंदु पूर्व युग, और इसको 3 भाग में हम लोग विभाजित करके देख रहे हैं। 1000 के बाद से 1000 ईस्वी के बाद से आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक जो कि अभी तक है। अब हिंदी में हम लोग देखें क्या है उसमें, शिव प्रसाद सितारे हिंद जो है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उदंत मार्तंड, जो कि पहला समाचार पत्र रहता है। अब दूसरा भाग हम पढ़ते हैं भारतेंदु युग। भारतेंदु युग की बात की जाए तो 1850 से 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग रहता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है। इन्होंने हिंदी की विभिन्न विधाओं में साहित्य सृजन किया। 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक की अवधि को भारतेंदु युग कहते हैं। देखिए, इनका इतना अधिक योगदान रहा है हिंदी साहित्य में कि इनके नाम से उस युग का विभाजन किया गया है भारतेंदु युग। वो कब तक रहा? 1850 से 1900 ईस्वी। इस युग में हिंदी के गद्य के बहुमुखी रूप का सूत्रपात हुआ। गद्य की रचना के लिए खड़ी बोली को माध्यम के रूप में अपनाया गया था। भारतेंदु ने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की अरबी फारसी प्रधान हिंदी और राजा लक्ष्मण सिंह की संस्कृत निष्ठ हिंदी के बीच का मार्ग निकाला। हिंदी खड़ी बोली के विकास में भारतेंदु जी का योगदान हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में आती है, हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाला बोधिनी 1874 में, इन सभी पत्रिकाओं के निबंधों में द्रष्टव्य है। देखिए, अगर भारतेंदु जी का योगदान पूछा जाए और पहले कौन सी पत्रिकाएं आती हैं इनकी, तो याद रखिए पहली हरिश्चंद्र मैगजीन है जो 1873 ईस्वी में आती, दूसरी हरिश्चंद्र चंद्रिका है, तीसरी बाला बोधिनी है। भारतेंदु मंडल के रचनाकारों का मूल स्वर नवजागरण है। इसके प्रमुख रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन जिनको बोलते हैं, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, सुधाकर द्विवेदी और राधा कृष्ण। नाम एक बार फिर से आप देख लीजिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास और सुधाकर द्विवेदी और राधा कृष्ण आदि। हिंदी के विकास में काशी नगरी प्रचारणी सभा जो थी और इंडियन प्रेस प्रयाग, इनका योगदान बहुत ज़्यादा रहा है। अब ये कब हुई थी? 1893 में ये जो पब्लिश की गई काशी नागरी प्रचारणी सभा जो थी, और ये जो इंडियन प्रेस प्रयाग थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया था। नागरी प्रचारणी सभा की प्रेरणा से इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ और इसके प्रथम संपादक कौन थे? चिंतामणि घोष। तो हिंदी के विकास में सबसे पहले 2 सभाएं रहती हैं, कौन कौन सी? एक काशी नगरी प्रचारणी सभा रहती है और दूसरा है जो समूह वो है इंडियन प्रेस प्रयाग का। अब ये जो इंडियन प्रेस प्रयाग है, इसने एक महत्वपूर्ण पत्रिका का प्रकाशन किया और उसका नाम क्या था? सरस्वती। किसने इसका संपादन किया था? वो थे चिंतामणि घोष। भारतेंदु युग के बाद सबसे महत्वपूर्ण युग आता है द्विवेदी युग, जो कि 1900 से 1920 ईस्वी तक रहता है। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक नियुक्त हुए और ये सरस्वती पत्रिका को 20वीं शताब्दी के आरंभ चरण का विश्वकोश यहाँ पर कहा गया है। वर्ष 1900 से 1920 तक की अवधि को द्विवेदी युग कहा जाता है और इस युग को डॉक्टर जो नगेंद्र हैं, इन्होंने क्या कहा है? जागरण सुधार काल। किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरल और शुद्ध भाषा का प्रयोग पर विशेष बल दिया। वे लेखकों, कवियों और रचनाओं की वर्तनी और व्याकरण संबंधित त्रुटियों को स्वयं संशोधित कर देते थे और उन्हें शुद्ध लिखने के लिए भी प्रेरित करते थे। अब याद ये करना है कि द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन से? जैसे भारतेंदु युग के आप लोगों ने पढ़ लिया, ऐसे ही पूछ लिया जाता है प्रश्न कि द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन से हैं, वो याद कर लीजिए। सबसे पहले हैं मैथिली शरण गुप्त, दूसरे हैं रामचरित उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध, नाथुराम शर्मा शंकर, सियाराम शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, राय देवी प्रसाद पूर्ण, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, है ना। ये आप याद रखिए नाम। प्रश्न पूछा जाता है कि द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन है या छायावाद के प्रमुख कवियों के नाम बताइए। इस तरह से आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं और उसमें से ढूंढना पड़ता है, आपको सही उत्तर की पहचान करनी होती है। तो आप भारतेंदु युग के याद रखिए, द्विवेदी युग के याद रखिए। अब उसके बाद आता है छायावाद युग, 1918 से 1936 तक। कौन सा काल रहता है? छायावाद युग। छायावाद युग को हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग के बाद स्थान दिया जाता है। छायावादी कवि में प्रसाद जी ने प्रकृति को मिलाया, निराला ने
मुक्तक छंद दिया, पंत जी ने शब्दों को सरस बनाया और महादेवी ने उनमें प्राण डाले। अब यहाँ पे भी यही इम्पॉर्टेंट है आपको याद करना कि छायावाद युग में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट रचनाकार रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, सोहनलाल द्विवेदी, सियाराम शरण गुप्त, श्याम नारायण पांडे, गुरु भक्त सिंह, इन सभी के नाम इत्यादि ने अन्य काव्य प्रवृत्तियों में साहित्य सृजन करके हिंदी को समृद्ध किया। नाम फिर से एक बार देख लीजिए। माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, सोहनलाल द्विवेदी, सियाराम शरण गुप्त, श्याम नारायण पांडे, गुरु भक्त सिंह, इनके नाम याद रखिए। छायावाद युग पद्य के ही नहीं गद्य के संदर्भ में भी साहित्य खड़ी बोली के विकास का स्वर्ण युग था। अब बात करते हैं प्रगतिवादी युग। ठीक है, अब इसका समय आप याद रखिए 1936 से 1942 तक रहा है। अब 1936 से 1942 तक इसमें क्योंकि प्रगति मतलब बदलाव आ रहा है, अब विकास हो रहा है। प्रगतिवादी वाद के आदि प्रवर्तक कार्ल मार्क्स हैं। राजनीति में जो मार्क्सवाद है, साहित्य में वही क्या है, प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद कवियों में सुमित्रानंदन पंत आते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री, रांगे राघव, शिवमंगल सिंह सुमन, डॉक्टर रामविलास शर्मा। ठीक है, ये आपको याद रखना है नाम, ये भी पूछे जाते हैं। अगला भाग आता है प्रयोगवाद युग। अब प्रयोगवाद युग में क्या याद करना है, जहाँ पर 1943 से 1953 का समय है इसका, ईस्वी का। और इसमें जो प्रयोगवाद शब्द का प्रचलन अज्ञेय द्वारा संपादित है तार सप्तक, यहाँ से माना जाता है। गे ने तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। प्रयोगवाद सबसे अधिक अस्तित्ववाद से प्रभावित रहा है। समकालीन समीक्षा में अज्ञेय को अस्तित्ववादी घोषित किया गया। प्रयोगवाद युग में खड़ी बोली का काव्य भाषा में उत्तरोत्तर विकास होता गया। अब हमें लास्ट में पढ़ना है नई कविता। हिंदी भाषा के विकास में 1953 से लेकर के अब तक का जो समय है वो नई कविता में आता है। नई कविता के प्रमुख तत्व अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि के हैं। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन 1954 में इलाहाबाद में हुआ और इसका संपादन किसने किया, डॉक्टर जगदीश गुप्त ने। दक्षिण में राष्ट्रकूटों और यादवों का राज्य स्थापित होने पर वहाँ हिंदी का खूब प्रचार प्रसार हुआ। मुस्लिम साम्राज्य के विस्तार के साथ ही हिंदी भाषा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन प्रदेशों में भी प्रसारित होती गई। स्वाधीनता संग्राम आंदोलन की भाषा भी हिंदी होने की वजह से हिंदी पूरे देश में इसका प्रचार प्रसार हुआ। हिंदी हमारे देश की समृद्ध भाषा, इसमें साहित्य की सभी विधाओं, नाटक है, कहानी, उपन्यास, निबंध, आत्मकथा, जीवनी हो गई, रिपोर्टाज है या यात्रा साहित्य है, पत्र साहित्य, इन सभी में साहित्य सृजन हो रहा है और अभी तक हो रहा है। हिंदी में आप देखेंगे आपको ये सारी विधाएं मिल जाएंगी, ये हिंदी की विधा होती हैं। अब कुछ संस्थाएं हमें पढ़नी है हिंदी भाषा से रिलेटेड, कैसे कैसे विकास हुआ हिंदी भाषा का, उनसे रिलेटेड कुछ संस्थाएं हैं और उनकी स्थापना वर्ष है। ये आपसे हिंदी में भी इम्पॉर्टेंट है, बट आप पढ़ लीजिए क्योंकि हिस्ट्री में तो ज़रूर ही पूछा जाता है, इतिहास में, तो इस वजह से आप इसको ज़रूर तैयार कीजिए। यहाँ पर हमने सबसे पहले हिंदी भाषा का विकास पढ़ा है। अब हिंदी के विकास से संबंधित संस्थाएं हैं। सबसे पहली अभी हम लोगों ने पढ़ा था फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता है, पश्चिम बंगाल में। ये 1800 में स्थापना हुई। हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि मध्य सभा प्रयाग जो कि उत्तर प्रदेश में है, 1884 में। नागरी प्रचारणी सभा काशी जो कि उत्तर प्रदेश में है, 1893 में। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग उत्तर प्रदेश में है, 1910। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्था मद्रास जो कि चेन्नई में है, 1915। अखिल भारतीय संगीत परिषद बम्बई महाराष्ट्र में, 1919। उसके बाद याद करते हैं गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद गुजरात में है, 1920। हिंदी विद्यापीठ देवघर झारखंड में 1929 में स्टैब्लिश हुई। नागरी लिपि सुधार समिति इंदौर में है, मध्य प्रदेश, 1935 में। प्रगतिशील लेखक संघ लखनऊ उत्तर प्रदेश वर्ष 1936। राष्ट्र सभा प्रचार समिति वर्धा महाराष्ट्र 1936। असम राष्ट्र भाषा प्रचार समिति गुवाहाटी असम 1938। बम्बई हिंदी विद्यापीठ बम्बई में है, महाराष्ट्र 1938 में। इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन बम्बई महाराष्ट्र 1942 में। राष्ट्रभाषा परिषद पुणे महाराष्ट्र में 1945 में। और 1947 में है देवनागरी लिपि सुधार समिति उत्तर प्रदेश की। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना बिहार 1951। हिंदी साहित्य अकादमी ये याद रखिए नई दिल्ली में, इसका स्थापना वर्ष है 1953। उसके बाद पढ़ना है आप देखिए संगीत नाटक अकादमी, ये भी दिल्ली में 1953, ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल बुक्स ट्रस्ट नई दिल्ली में 1957 में। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली में 1959 1959। नागरी लिपि परिषद नई दिल्ली में 1975 और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा है
1997। इसमें आप ये दोनों याद रखिए, और काशी नागरी प्रचारणी सभा, ठीक है। और ये बस ये आप इतने इंपॉर्टेंट एक बार देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इनसे प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे, तो परेशान नहीं होइए, बस एक बार पढ़ लीजिए। तो हमने पढ़ लिया सबसे पहले हिंदी भाषा का विकास, और हिंदी भाषा के विकास को मैंने बहुत अच्छे से समझा के आपको बताया। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैसे उसका विकास हुआ, संस्कृत से कैसे हिंदी का विकास हुआ, और हिंदी जो खड़ी बोली है उसको 3 भाग में विभाजित किया, प्राचीन हिंदी भाषा, फिर मध्यकालीन, और फिर क्या होती है, फिर आधुनिक होती है। आप इसमें देखेंगे प्राचीन वाले में आप देखने को पाएंगे संस्कृत लौकिक हो गई, मध्यकालीन में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, उसके बाद क्या होता है, फिर हिंदी का विकास होता है। और उसमें हम कई सारे युग देखते हैं आधुनिक काल में, जैसे भारतेंदु पूर्व युग हो गया, फिर भारतेंदु युग है, उसके बाद द्विवेदी युग है ना। इसी प्रकार हम लोग आगे पढ़ते जाते हैं, छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, या कवि जो नई कविता है। इस प्रकार पूरे भारत में जो आर्य भाषा है, हिंदी खड़ी बोली, उसका विकास हमने पढ़ लिया है। अब जैसे भाषा तो हिंदी है, किंतु अलग अलग स्थान पे अलग अलग बोली जाती है। हिंदी में भी रूपांतर आपको क्षेत्रीय भाषा अलग अलग मिलेगी, ठीक है, जैसे अवधी वगैरह। और हमने बीच में 2-4 टेबल इंपॉर्टेंट डिस्कस किए, उसको बिल्कुल रट लीजिए, उनसे प्रश्न बनेंगे। आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यूपीपी वाले हैं, यूपीएसआई वाले, यूपीSSC, यूपीपीएससी जो कि सीसेट का पेपर आता है, जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी की उपभाषाएं या फिर बोलियां, जो एक छोटे से क्षेत्र में कोई भी भाषा बोली जाती है, आपस में भाषाओं का विचार का आदान प्रदान होता है, वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। यहाँ तक आप लोगों ने थ्योरी पढ़ी। इसी प्रकार मैं पूरी हिंदी कंप्लीट करने वाली हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और लोगों को भी शेयर कीजिए, उनको भी फ़ायदा मिले, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी ऐसे वीडियो आप देखना चाहते हैं तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। कोई भी सुझाव है कमेंट करके बताइए। यदि आपकी कोई समस्या है तो भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।